हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन परीक्षा। ऑनलाइन परीक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइस, ये हमारा पार्ट 5 है जनरल अवेयरनेस का, और इसमें हम आपसे टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, और ये सभी 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और गाइस, इसमें हम आपसे पूरे आंसर तो बताएंगे, और उसके साथ जितने ऑप्शन होंगे कोशिश करेंगे उसको भी कम समय में एक्सप्लेन कर दें। और गाइज आपको बता दें, जैसा हमको कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर हमको सॉल्व करना चाहिए, तो प्रीवियस ईयर हमको सॉल्व तो करना चाहिए, पर उसके साथ जो ऑप्शन हमको दिया गिवन रहता है, तो हमको उन ऑप्शन के बारे में भी जानना चाहिए, ताकि जैसे हम टोटल 25 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके साथ और भी जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है तो दोनों लैंग्वेज में है, और ये गाइज आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको मैं हिंदी में ही रखता हूँ कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो ऑप्शन देख लीजिए, आर्टिकल 11, आर्टिकल 19, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 15। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा 15 है। तो इंग्लिश में देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी इंडियन सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड। तो इसका आर्टिकल हमारा 15 है। और यहीं पे बात आर्टिकल 19 की करें तो आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात बताता है। और आर्टिकल 13 जो है ये है मौलिक अधिकारों के साथ या असंगत कानून, यानी कि लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो अगला देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है सिल्वर फाइबर इज एसोसिएटेड टू। तो ऑप्शन देखिए, लेदर, ऑयल सीड या जूट या कॉटन। तो यानी कि सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4। तो सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। और यहीं पर बात करें लेदर किस रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो लेदर जो है वो है हमारा ब्राउन रिवॉल्यूशन से। और ऑयल सीड की बात करें तो ऑयल सीड हमारा येलो रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। और यहीं पे रही बात जूट की, तो गोल्डन फाइबर से, गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो अगर गाइज आप नोट्स बनाना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको आप कॉपी में एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, और इधर लिख लीजिए रिवॉल्यूशन, और इधर लिख लीजिए रिलेटेड विथ। तो ये भी कुछ मैं इम्पोर्टेंट ही बताऊंगा गाइज। तो जैसा कि ये 4 ऑप्शन तो हमारे क्लियर हो गए हैं। और रही बात इधर रिवॉल्यूशन की, तो पूछ सकता है वो राउंड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। राउंड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो ये है हमारा पोटैटो से। और यहीं पे बात किया ब्लैक रिवॉल्यूशन, तो ब्लैक रिवॉल्यूशन अगर वो पूछता है तो ब्लैक रिवॉल्यूशन आप बताएंगे पेट्रोलियम प्रोडक्शन से हमारा रिलेटेड है। तो इसको प्रोडक्शन। और कुछ और बात कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो वो आपसे पूछ सकता है कि बताइए ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा एग्रीकल्चर से संबंधित है। और यहीं पे पूछता है ग्रे रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो ग्रे रिवॉल्यूशन हमारा फर्टिलाइज़र से संबंधित है। और वो पूछ सकता है पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेट करता है, तो जो पिंक रिवॉल्यूशन है वो हमारा ओनियन से रिलेटेड है। और रेड रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये हमारा मीट, टोमेटो प्रोडक्शन के से रिलेटेड है। तो इतना आप गाइज याद रखिएगा, ये हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो आगे मैं इसके फादर्स के भी नाम बताऊंगा कि मतलब इसका जनक कौन है इन सब रिवॉल्यूशन के। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो अगला देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है और अंत में मैं बताऊंगा कि ये किस एग्ज़ाम का पेपर है। तो भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है। तो ये सभी लोग को मालूम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा मिर्ज़ापुर है। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इंग्लिश चैनल में तैरने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इंग्लिश चैनल में जो तैरने वाली पहली भारतीय महिला हैं वो हैं हमारी आरती शाह, और इनका पूरा नाम है आरती गुप्ता शाह। तो इसको आप पूरा नाम याद रखिएगा, आरती गुप्ता शाह। और तो गाइज ये हमारी फर्स्ट इंग्लिश चैनल तैरने वाली महिला हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ और बातें जान लेते हैं, जैसे इनकी जन्मदिन। तो इनका जन्मदिन की जो डेट है वो है 27 सितंबर 1940, कोलकाता बंगाल। तो इसको आप लिख लीजिएगा, कोलकाता बंगाल। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 53 वर्ष की ही आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, 23 अगस्त 1994 को। और इनको 1960 में पद्मश्री से नवाजा गया है, और ये फर्स्ट स्पोर्ट्स वूमेन भी हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये इससे रिलेटेड है। और रही बात यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी की, तो ये हमारी इंडियन वेट लिफ्टर हैं। तो इससे तो कोई रिलेटेड था ही नहीं, तो ये हमारी इंडियन वेट लिफ्टर हैं। और निशा बाजरा की बात करें तो ये भी हमारी स्विमिंग से ही रिलेटेड हैं, और इनको अर्जुन अवार्ड इनको 2000 में मिला था, अर्जुन अवार्ड 2000। अगला देखते हैं, द नेम ऑफ यूटीआई बैंक वाज चेंज्ड टू डैश इन इंडिया। तो 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था। तो यूटीआई का जो फुल फॉर्म है वो है यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और इसका जो नाम चेंज किया गया वो हो गया एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक को हम पहले यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। और रही बात एक्सिस बैंक की, तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं, जैसे इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। तो ये हुई थी 3 दिसंबर 1993 अहमदाबाद, और इसका नाम चेंज हुआ है 30 जुलाई 2007 में, 30 जुलाई 2007 में। और ये थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर है, और इसका जो टैग लाइन है, हर बैंक का टैग लाइन होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका जो टैग लाइन है वो है हमारा बढ़ती का नाम ज़िंदगी। और रही बात इसके हेडक्वार्टर का, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और इस वक्त जो इनके सीईओ हैं एक्सिस बैंक के, वो हैं हमारे अमिताभ चौधरी। तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। और एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी का सबसे पहले तो फुल फॉर्म, तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है वो अगस्त 1994। और इनके जो सीईओ हैं वो हैं हमारे आदित्य पुरी, और इन एचडीएफसी का भी हेडक्वार्टर हमारा मुंबई में ही है। और इसका जो टैग लाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और अगली बैंक की बात करें तो अगली बैंक है हमारी IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, की जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है वो है हमारी 1 जुलाई 1964, और इसका भी हेडक्वार्टर हमारा मुंबई में ही है। और अगली बैंक हमारी सेंचुरियन बैंक है, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, और इसकी जो स्थापना दिवस है वो 1994 पणजी गोवा में हुई है। और सेंचुरियन बैंक के जो सीईओ हैं वो हैं शैलेंद्र भंडारी। तो इसको आप याद रखिएगा, शैलेंद्र भंडारी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज आप लोग भी कोशिश करिएगा कि प्रीवियस ईयर पढ़िए
तो ऐसे ही हर एक ऑप्शन का पूरा जितना हो सके डिटेल एनालिसिस उसको कनेक्ट करके पढ़ें, तो इससे हमारा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग का आयोग के गठन की घोषणा की? विच पार्टी गवर्नमेंट अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1978? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा जनता पार्टी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। अगला देखते हैं, हु इज़ द राइटर ऑफ बिकमिंग? तो बिकमिंग के लेखक कौन हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा मिशेल ओबामा। तो मिशेल ओबामा ने ये पुस्तक लिखी है। तो नेक्स्ट हमारा देखते हैं, हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन में झुम्पा लाहिरी। तो इनकी जो बुक हैं जो अभी हाल ही में पब्लिश हुई हैं, तो जैसे नेम सेक, तो इनकी पहली पुस्तक जो इम्पोर्टेंट है वो है नेम सेक, और दूसरी है द क्लॉथिंग ऑफ बुक्स, द क्लॉथिंग ऑफ बुक्स, और थर्ड जो है इन अदर वर्ड्स। और ये मैं आपको बता दूँ, ये CGL 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, यानी कि जो जुलाई 2019 में पेपर हुआ है उसमें ये पूछा गया है कि इन अदर वर्ड्स के लेखक कौन हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो था हमारा झुम्पा लाहिरी। और एक इम्पॉर्टेंट है वो है हेल हीवन। तो इतनी बुक आप लोग खैर अभी याद रखिएगा, ये हमारी झुम्पा लाहिरी की पुस्तकें कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। और नेक्स्ट की बात करें सुधा मूर्ति जी की, तो सुधा मूर्ति जी की जो अभी लेटेस्ट आई है 23 अप्रैल 2020 को, तो इनकी जो बुक का नाम है हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर, हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर। तो ये अभी हाल ही 23 अप्रैल 2020 को पब्लिश हुई है। तो आपको बता दूं कि 23 अप्रैल 2020 को वर्ल्ड बुक डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट डेज के हिसाब से, वर्ल्ड बुक डे। और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो है हमारी हिलेरी क्लिंटन। तो इनकी जो अभी 2020 में जो बुक आई है वो बुक है ग्रैंडमा गार्डेंस। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी 2020 में ही पब्लिश हुई है। और एक बुक और बता दूं, इनकी जो बुक का नाम है द बुक ऑफ गट्सी वुमेन और व्हाट हैपेंड। तो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्लू जे या इंडियन रूलर कितने भारतीय राज्य की पक्षी है, राज्य पक्षी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन 3 ही। तो ये मैं बता देता हूँ कौन कौन सी राज्य हैं, वो है उड़ीसा, कर्नाटक और हमारा एक तेलंगाना। तो यही 3 राज्य में ये जो इंडियन रूलर हैं ये स्टेट बर्ड हैं इन तीनों राज्य की। तो नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, इंडियन रूलर का जो साइंटिफिक नेम है वो है हमारा कोरेशियास बेंगलेंसिस। तो कोरेशियास बेंगलेंसिस, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ख़तरनाक नाम है। अगला देखते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन 9th। तो 9th कहता है कि द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विथ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो श्वसन पथ के ऊपरी हिस्से के छोटे बालों जैसी संरचनाओं के साथ प्रदान किया जाता है, जिन्हें कहा जाता है। तो ये जो हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं कि ताकि डस्ट पार्टिकल वगैरह अंदर न जा सके, तो इससे हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारी अच्छी रहेगी, डस्ट पार्टिकल अगर शरीर के अंदर नहीं जाएगी। तो वही पूछा है कि वही बाल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शीलिया।
तो सीलिया इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं, अगला है, हाँ अगला है हमारा, इसको हिंदी में ही रखते हैं। यूनेस्को द्वारा 2018 में निम्नलिखित में से किसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो रानी का वाव, मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, या ले कार्बूजियर के आर्किटेक्चरल वर्क्स। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है तो सबसे पहले बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा हमारा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है पेरिस फ्रांस में, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है वो है 4 नवंबर 1946। तो इसको याद रखिएगा, 4 नवंबर 1946 में। और यूनेस्को के जो हाल ही में अभी अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट, वो हैं ऑड्रे अजौली। तो ये हमारी कुछ यूनेस्को के बारे में है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट टोटल कितनी दिए जा चुके हैं इंडिया में, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी तक कितने दिए हैं, और हो सके तो आप उनका नाम भी बताइएगा, अभी जो हाल ही में पूछे गए हैं, सॉरी हाल ही में जिस स्टेट का नाम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, द विक्टोरियन गोथिक एंड आर्क डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। तो ये हमारा महाराष्ट्र में ही है, मुंबई महाराष्ट्र। और रही बात रानी की वाव, तो ये हमारा पाटन गुजरात में पड़ता है, और इसको 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में 2014 में दर्ज किया गया था। और यहीं पे बात करें कि ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन है ये फोर्थ की, द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्बूसियर। तो इसको 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में दर्ज किया गया है, और ये कहाँ पर है, ये चंडीगढ़ स्टेट में पड़ता है। और अभी तक अगर ओवरऑल की बात करें, अगर वो पूछता है कि ओवरऑल अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितने स्टेट दर्ज हो चुके हैं, तो वो है 1121। और इसी में बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, और वो हम एक एक करके उसको डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कि कुछ थोड़ा स्पेस मिल जाए। हाँ, तो यहाँ पर जैसे वो आपसे पूछ सकता है कि किस देश में सबसे अधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो इसका जो आंसर होगा, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा इटली। इटली के 55 साइट्स, तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट इटली शहर को दिया गया है। फिर वो अगला पूछ सकता है कि किस शहर को भारत के हेरिटेज शहर के रूप में जाना जाता है, तो विच सिटीज नोन एज हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर लिखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा जयपुर। और यहीं पे पूछ लूँ कि गार्डन सिटी ऑफ इंडिया से कौन सा स्टेट जाना जाता है, तो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया हमारा बेंगलोर को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और अगला पूछ सकता है कि विच स्टेट कॉल्ड कोहिनूर ऑफ इंडिया। कौन सा राज्य को कोहिनूर ऑफ इंडिया यानी कि भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, वो है हमारा आंध्र प्रदेश। और विच स्टेट नोन एज टाइगर। कौन सा राज्य टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जिस पे आप हल्के मत लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे ही गए हैं कोई ना कोई पेपर में। तो ये याद रखिएगा कि कौन से राज्य को टाइगर के नाम से जाना जाता है, तो वो है एमपी। और यहाँ पे थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है कि विच सिटी हैज़ द मोस्ट हेरिटेज साइट। तो ये है कॉर्डोबा, जो कि स्पेन में है। कॉर्डोबा स्पेन में। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे अधिक इटली में, और किसे
हेरिटेज सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है तो वो है हमारा जयपुर। और यहीं पर बात करें आंध्र प्रदेश की तो कोहिनूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, कोहिनूर ऑफ इंडिया। और बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर हमारा गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और एमपी को टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। और 2019 में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नाम दर्ज किया गया है वो राजस्थान जयपुर शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नाम दर्ज किया गया है। फॉलोइंग गैस कॉजेस एक्सप्लोजन इन कोल माइंस। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? तो ये हम सभी लोग को पता होगा। तो नहीं पता तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 4 मीथेन। और मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो हमारा CH4। तो और मीथेन का जो मोलर मास है वो है हमारा 16.04 ग्राम पर मोल। तो ये याद रखिएगा 16.04 ग्राम पर मोल। और अगला देखते हैं, हमारा 11 हो गया है 12th। तो ये गाइस ये हमारा पेपर 2017 में हुआ था आई थिंक। तो ये 2017 के डेटा हैं तो इसको हम लोग देख लेते हैं, पर आप हमको कमेंट में बताइएगा कि हमारे 19-20 के डाटा को। तो 2017-18 में भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान है? तो ये है हमारा 17.1%। इसको डेसिमल में चेंज करके ऑप्शन दिया है तो ये है हमारा 17.1%। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि 19-20 में भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान है। तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो इसका राइट आंसर है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 3 है। अब बात हिमाचल प्रदेश की आ गई तो हिमाचल प्रदेश की जो इम्पोर्टेंट कुछ और नेशनल पार्क हैं तो हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि वहाँ पर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंदर किला तो आप लोग मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। तो इंदर किला नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, और अगला बात करें तो हमारा अगला जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन पहला आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की जो बात करें तो आंध्र प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं तो वो है हमारा पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, और वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, और बालापरम नेशनल पार्क। तो ये कुछ आंध्र प्रदेश की इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, हमारा अगला है अरुणाचल प्रदेश नेशनल पार्क। तो अरुणाचल प्रदेश नेशनल पार्क में 2 ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, वो है नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश की हमने बात कर लिया। अब रही बात एमपी की, जिसे हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कान्हा नेशनल पार्क हमारा मध्य प्रदेश में ही है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी में ही है, और माधव नेशनल पार्क भी हमारा एमपी में है, और पन्ना नेशनल पार्क भी हमारा एमपी में है, पेंच नेशनल पार्क एमपी में है, और संजय नेशनल पार्क और सतपुरा टाइगर रिजर्व और वन विहार नेशनल पार्क, ये सब हमारे नेशनल पार्क कुछ एमपी के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो इससे कुछ और जुड़ी फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट। तो हाँ, यहाँ पर गाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि वो पूछ सकता है कि लेटेस्ट न्यू नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको ऑप्शन में सिम्बोलवारा नेशनल पार्क दिखेगा तो आप सिम्बोलवारा नेशनल पार्क को टिक कर दीजिएगा। अगर ये पूछ ले कि ये कहाँ पड़ता है तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में। और न्यू की बात किया तो ओल्ड भी पूछ सकता है, तो ओल्ड जो है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और गाइज आप हमारे जो आरवी सर हैं उनकी वीडियो करंट अफेयर देख रहे हो तो उन्होंने बताया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल के लिए बनाया गया है। और जिम कॉर्बेट की बात करें कहाँ पर है तो ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश में है। और वो पूछ सकता है इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन। तो बिगेस्ट नेशनल पार्क हमें बताइए, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा हेमिश नेशनल पार्क, और ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और इंडिया में अभी तक टोटल 104 नेशनल पार्क हैं। तो कितने नेशनल पार्क हैं? टोटल 104। तो इतना कुछ
आप अपने माइंड में पुटअप कर लीजिएगा। अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन अगला क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा 14 नंबर, हाँ 14 कहता है भवई किस राज्य का लोक नृत्य है। तो अगर आप लोग मेरी पिछला भी वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी ये पूछा गया था, और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं ये SSC MTS के हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि SSC MTS और जो मैं पिछला करवाया था वो था CHSL का पेपर। तो SSC वाले मतलब पूछते ही रहते हैं घूम घुमा के, तो इतना आप याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं, भवई किस राज्य का लोक नृत्य है। तो पहले जान लेते हैं ये किस राज्य का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन 4 राजस्थान का। और राजस्थान के कुछ और इंपॉर्टेंट फोक डांस की बात करें तो जैसे कि कालबेलिया, घूमर, कच्ची घोड़ी, तेरा ताली। तो आप मेरे बातों को गौर से सुनिएगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। कालबेलिया, घूमर, कच्ची घोड़ी, तेरा ताली। और यहाँ पे गुजरात की बात करें तो गुजरात का डांडिया रास, गरबा जो कि सबसे वहाँ फेमस फोक डांस है, टिप्पाणी डांस, पधार डांस, ऊडो डांस, माटू कड़ी और अगावा डांस। ठीक, तो महाराष्ट्र अपना फॉर्मेशन डे किस दिन मनाता है। महाराष्ट्र अपना फॉर्मेशन डे 1 मई 1960 को मनाता है। और यहाँ के इंपॉर्टेंट फोक डांस की बात करें तो जैसे लावनी, तमाशा, कोली, डिंडी, धंगाड़ी गाजा, पोवा दास डांस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र के फोक डांस हैं। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जैसे रासलीला, फाग डांस या फागुन डांस एक ही हैं, लूर डांस, डफ डांस, गुग्गा डांस, खोरिया डांस, होली डांस, गंगो पूजा फोक डांस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे हरियाणा के फोक डांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हीरालाल चौधरी है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम आगे फादर्स की भी बात करेंगे, तो अगर आप लिख रहे हो तो आप एक तरफ रिवॉल्यूशन लिख लीजिएगा और एक तरफ जनक। तो मैं आपको बता देता हूँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो जनक हैं इंडिया के तो वो हैं MS स्वामीनाथन। तो ये सभी लोग को पता होगा। और वर्ड की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग। और वाइट रिवॉल्यूशन के जो फादर हैं वो हैं डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन। और पिंक रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये हैं दुर्गेश पटेल। और गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये है निरपूक तूतेज। तो NIRPUKTUTEJ। और रेड रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये हैं हमारे विशाल तिवारी। और यहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो सिल्वर रिवॉल्यूशन की इंदिरा गांधी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इससे जुड़े, तो आई होप आप लोग को पसंद आ रहा होगा। तो खैर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन A, शतरंज से संबंधित हैं। अगला बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। तो जैसा कि हम रावत भाटा का भी नाम सुने हैं, नरोरा का और कलापक्कम का, और रामागुंडम, यही जो है वो है हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है। और रही बात टोटल कितने न्यूक्लियर पावर स्टेशन है तो अभी तक तो ये है टोटल 7। और इन 7 का बात करें तो जैसा कि वो पूछ सकता है कूदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है। कूदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तो ये हमारा तमिलनाडु में है। और दूसरा पूछ सकता है कि तारापुर, तो तारापुर जो है वो है महाराष्ट्र में। और तीसरा जो है रावत भाटा तो ये राजस्थान में है। और पूछ सकता है चौथा कायगा जो है कर्नाटक। और नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो है हमारा यूपी में। और ककरापार न्यूक्लियर पावर स्टेशन ये है गुजरात में। तो इतनी बात याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो ये सभी लोग को पता होगा, ये 1942 में हुआ, 8 अगस्त 1942।
और यहीं पे सिविल डिसोबीडियंस की बात करें तो ये 12 मार्च 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगला देखते हैं, हमारा क्वेश्चन 19 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ट बाई राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी द्वारा कौन सी मंदिर बनाई गई है, द्वारा निर्मित की गई है? तो ये है कैलाश टेम्पल। तो इसका करेक्ट आंसर है कैलाश टेम्पल। और राष्ट्रकूट के जो फाउंडर हैं वो हैं दंती दुर्ग, और इनका जो शासनकाल है 735 AD से 756 AD तक है। और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई वो गुलबर्ग कर्नाटक में। और आदि कुंभेश्वर टेम्पल ये तमिलनाडु के तंजावुर जिले में है। और नेक्स्ट टेम्पल है हमारी बृहदेश्वर टेम्पल। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बृहदेश्वर टेम्पल पड़ती है? तो इसका आप आंसर बता देंगे, ये हमारे तमिलनाडु के तंजावुर जिले में ये भी मंदिर पड़ती है। और आखिरी की बात करें तो आखिरी जो है चेन्नकेशव टेम्पल, तो ये कर्नाटक के हसन जिले में पड़ती है। और बृहदेश्वर टेम्पल के जो वास्तुकार हैं, ये पूछता है क्वेश्चन कि बृहदेश्वर टेम्पल के आर्किटेक्ट कौन है? तो ये है हमारे राजा राजा फर्स्ट। तो इतनी बात आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा, इसका करेक्ट आंसर कैलाश मंदिर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि इन विच फील्ड सरस्वती सम्मान अवार्ड इज गिवन। तो सरस्वती सम्मान जो कि स्पॉन्सर करता है के बिरला फाउंडेशन। तो सरस्वती के जो स्पॉन्सर्ड हैं किनके द्वारा किया जाता है? तो ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा। और ये पूछा है क्वेश्चन कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड। तो उनको 15 लाख रुपए का रिवार्ड दिया जाता है। और यहीं पर वो पूछ सकता है कि सरस्वती सम्मान का जो फाउंडेशन डेट है, यानी कि कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1991 में। और सबसे पहला फर्स्ट विनर सरस्वती सम्मान फर्स्ट विनर जो है वो है हरिवंश राय बच्चन। और अभी जो हाल ही में सरस्वती सम्मान से नवाजे गए हैं वो है हमारे वासुदेव मोही। और इनकी जो शॉर्ट स्टोरी सीरीज़ थी उसका नाम था चेक बुक। तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन 21 है कि उन भारतीय स्प्रिंटर का नाम बताइए जिन्होंने विश्व ब्रह्मांडशाला में महिलाओं के 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। 30वां समर यूनिवर्सिटी गेम्स नेपल्स इटली में आयोजित किया गया। तो ये उस समय का इम्पोर्टेंट इवेंट था, करंट इवेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा दूती चंद। तो दूती चंद इसका करेक्ट आंसर है। अगला पूछा है कि स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लांट। तो यानी कि स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लांट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लांट वो है ब्रायोलॉजी। और एथनोबोटेनी की बात करें तो ये पौधों और लोगों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड पीपल, तो ये है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड पीपल। और पैलियोलॉजी की बात करें तो ये है स्टडी ऑफ प्लांट पोलन स्पोर्स एंड सर्टेन माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन ऑर्गेनिज्म। और डेंड्रोलॉजी की हम बात करें तो ये है स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रीज श्रब्स एंड अदर वुडी प्लांट। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 23 कहता है कि निम्नलिखित में से किस कमिटमेंट ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की है? तो यहाँ पे गाइस कमिटी होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की बात की गई थी। और ये कमेटी हमारी 1976 में गठन की गई थी, 1976 में। और जो राधा कृष्णन समिति है ये हमारी
1948 में गठन की गई है और ये एजुकेशन को बढ़ावा के लिए। और रही बात तारापुर समिति, तो तारापुर समिति जो है ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा जो है वो फेमा से रिप्लेस कर दिया गया है, यानी कि जो तारापुर समिति है इसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से चेंज करके फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का सिफारिश किया है जून 2000 में। और नेक्स्ट हमारा बलवंत राय मेहता समिति, तो बलवंत राय, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलीवर्दी खान। तो इसका राइट आंसर है हमारा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ये 1740 और 50 तक अलीवर्दी खान बंगाल के नवाब थे और इन्होंने नवाबों के नशीरी राजवंश में शीर्ष स्थान यानी कि सबसे उच्च स्थान हासिल किए थे। और इनको नवाब की शक्तियों को ग्रहण किया था। और इनके जो पिता का नाम है वो है शाह कुली खान। तो इतनी बात याद रखिएगा, पिता का नाम शाह कुली खान। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 3 है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पॉपुलरली नोन एज पैरट ऑफ इंडिया, तोता, भारत के तोता के रूप में निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 3 आमिर खुसरो जो कि तबला और सितार के जनक भी जाने जाते हैं और ये उर्दू भाषा के भी जनक हैं और खड़ी बोली के भी जनक हमारे अमीर खुसरो ही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 3 और ये हमारा क्वेश्चन 25 था। और इसकी जो ऑप्शन की बात करें, जो हमारे तानसेन हैं ये म्यूजिशियन थे और इनका जो पूरा नाम है रामतनु पांडे। तानसेन का फुल नेम रामतनु पांडे। और जियाउद्दीन बर्नी की बात करें तो ये एक मुस्लिम पॉलिटिकल थिंक करते हैं, राजनीतिक विचारक दिल्ली सल्तनत के। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये तारीख ए फ़िरोज़ शाही रचना करने के लिए जाने जाते हैं। तो वो पूछ सकता है कि तारीख ए फ़िरोज़ शाही की रचना निम्नलिखित में से किसने की। तो आप इसको टिक कर दीजिएगा और ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो गाइज ये टोटल हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर कोई और भी सुझाव हो तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उसको सुधार करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ, आप लोग जान ही गए होंगे कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करना है तो किस टाइप का। तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन ए बी खेलना है, उसके जो ऑप्शन है उससे भी रिलेटेड हमको थोड़ा बहुत जानकारी जितनी हो सके उतनी रखनी चाहिए। तो जिससे हमारा कुछ करंट इवेंट भी रहता है और कुछ स्टैटिक पोर्शन भी, तो वो दोनों एक साथ तैयार हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले